हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी में 1991 के टाइम पीरियड में अडॉप्ट किए गए पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को हम लोगों ने हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी ऑन इंडियन इकोनॉमी पॉइंट वाइज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो 1991 में रिफॉर्म किए गए उनके। ठीक उसी तरह से आज के क्लास में हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसको भी हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे कि क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे 1991 में उसके कारण। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को। और आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी, या बोल सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो हम पॉइंट वाइज देखते हैं। देखिए, एलपीजी पॉलिसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट तो काफ़ी पड़ा इंडियन इकोनॉमी के फाइनेंशियल सेक्टर पर स्पेशली, बट कुछ ऐसे भी सेक्टर्स रहे हमारे देश के जिन एरियाज़ में एलपीजी पॉलिसी का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। जैसे कि मेन एरियाज़ के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल एरियाज़ जितने भी हैं हमारे देश के, उन क्षेत्र पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पॉलिसी का नेगेटिव या फिर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है। और चलिए शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट जो होगा नेगेटिव इम्पैक्ट में वो है कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। एलपीजी पॉलिसी में का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि इस पॉलिसी के कारण इकोनॉमी में ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट में हमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। मतलब क्या है इस बात का? तो देखिए, थ्रू द जीडीपी ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज्ड इन द रिफॉर्म पीरियड। इकोनॉमिक रिफॉर्म की प्रक्रिया में जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था वो बढ़ा, येट रिफॉर्म लेड growth has not generated sufficient employment opportunities in the country. Apart from, देखिए ग्रोथ में क्या हुआ कि जब रिफॉर्म किया गया तो रिफॉर्म की प्रक्रिया में जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ, जिससे हमने कंसिडर किया कि हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ हो गया। लेकिन जब ग्रोथ हुआ तो इस ग्रोथ की प्रक्रिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो पाए, उतने सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो पाए जितने अमाउंट में इंडियन इकोनॉमी में ज़रूरत थी। अब ये एक समस्या है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिला, स्पेशली ड्यू टू रिफॉर्म। कि रिफॉर्म ने ग्रोथ रेट तो बढ़ाया लेकिन इसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट नहीं किया, बल्कि ग्रोथ जो हुआ उसके कारण हमारे देश में
अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो किया गया उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं बढ़ी, लेकिन उससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी हद तक देखने को मिला। कैसे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला? तो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी में हम सब ने देखा कि इंडिया में क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो थी, पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कंपनीज थी, उनके ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया गया टू द प्राइवेट सेक्टर, जिसके कारण जितने भी लोग इन कंपनीज में जॉब कर रहे थे वो सारे के सारे लोग जॉबलेस हो गए। जब इन कंपनीज को शिफ्ट किया गया टू द प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ कंपनी की शिफ्टिंग हुई, कंपनी में काम कर रहे लोगों की शिफ्टिंग नहीं हुई। एम्प्लॉयज़ को हटा दिया गया जिससे कि वो जॉबलेस हो गए और प्राइवेटाइजेशन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बढ़ गया। फर्स्ट। सेकंड, प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज को चलाने के लिए उन्होंने अपने कॉस्ट को लो रखते हुए लोगों के इस्तेमाल को न करके मशीन्स के इस्तेमाल को ज़्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत उन्होंने नई नई मशीनों के उपयोग को बढ़ा दिया। इन सब का जो रिज़ल्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा वो ये रहा कि इंडिया में लोगों की संख्या ज़्यादा थी और यहाँ पर जितने क्वांटिटी में लोग अवेलेबल थे उनको उतनी मात्रा में जॉब नहीं मिल सकी, जिससे कि देश में बेरोज़गारी की समस्या बढ़ गई। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट सबसे पहला तो ये पड़ा कि देश में ग्रोथ तो हुआ लेकिन ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाया। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि एलपीजी पॉलिसी का इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा। फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है यहाँ पे ओवर। चलते हैं हमारे अगले नेगेटिव इम्पैक्ट पर और वो है एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। एलपीजी पॉलिसी रिफॉर्म की जो प्रक्रिया अपनाई गई, इस प्रक्रिया में एग्रीकल्चर सेक्टर को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिला। इट इज़ बिकॉज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन, पावर, रोड्स एक्सेट्रा हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन द रिफॉर्म पीरियड। रिफॉर्म की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उस रिफॉर्म के प्रोसेस में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी हद तक बढ़ने के कारण सरकार को घाटा हो रहा था और पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज जो हो रहा था जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। इस डेफिसिट को घटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिफॉर्म की प्रक्रिया में घटाना शुरू किया। एक्सपेंडिचर जो सरकार कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे कि इरिगेशनल फैसिलिटीज़ पर किया जा रहा था खर्च, इतना ही नहीं पावर पर किया जा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी पर खर्च किया जा रहा था, रोडवेज जो बन रहे थे उस पर खर्च हो रहा था और भी कई तरह की सुविधाएं थी जो कृषि क्षेत्र में सरकार के द्वारा खर्च करने के बाद डेवलप हो रही थी। जब पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया गया तो इस तरह की सुविधाएं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में दी जा रही थी सरकार के द्वारा वो काफ़ी हद तक घटने लग गई। रिमूवल कर दिया गया फर्टिलाइज़र्स पर जो सब्सिडीज़ दिया जा रहा था उसे, क्योंकि और इन सब से सरकार के द्वारा जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी जा रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में
फर्टिलाइजर्स के ऊपर, उन सारे सब्सिडीज़ को भी वापस ले लिया गया, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ जो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ का कॉस्ट बढ़ने लग गया, खर्च जो है वो बढ़ने लग गया, जिससे कि गरीब किसानों को समस्या का सामना करना पड़ा और इससे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे उनके ऊपर काफ़ी एडवर्स और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। इंडियन फार्मर्स हैड टू फेस इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कंपटीशन। इंडियन फार्मर्स को एलपीजी की प्रक्रिया के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का भी सामना करना पड़ा और इन सब के कारण इंडिया में जो गरीब किसान थे उन पर काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा और इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट जिसको बढ़ना चाहिए था, एलपीजी पॉलिसी या रिफॉर्म की प्रक्रिया के कारण इस पर बुरा असर देखने को मिला, क्योंकि कई तरह के चेंजेस, बदलाव कर दिए गए। सरकार के द्वारा दिए जा रही जितनी भी सुविधाएं थी कृषि क्षेत्र पर, उन सबको घटा दिया गया और इन सब से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो मार्जिनल फार्मर्स थे, उनके विकास की प्रक्रिया पर काफ़ी गलत और काफ़ी बुरा असर पड़ा, जिसका एक डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ये निकल के आता है कि जो हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर था उस पर डायरेक्ट एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है एलपीजी पॉलिसी के कारण। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि रिफॉर्म की प्रक्रिया में जो एलपीजी की पॉलिसी अडॉप्ट करी गई उसका एम रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देना, इंटरनेशनल कंपटीशन को इंडियन इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए ये सारे काम किए गए। बट इंटरनेशनल कंपटीशन तो बढ़ा दिया गया, बट किसानों को मिल रही सुविधाओं को हटा लेने से जो गरीब किसान थे उनके विकास पर इस बात का बुरा असर पड़ा और देश में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अंडर डेवलप्ड हो गया ड्यू टू एलपीजी पॉलिसीज। नेक्स्ट पॉइंट नेगेटिव इम्पैक्ट में ये है लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ओके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है, हालांकि रिफॉर्म की प्रक्रिया में, इकोनॉमिक रिफॉर्म के प्रोसेस में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको बढ़ावा मिला। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हुआ ये कि हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया फॉर द इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री, जिससे कि चीपर इंपोर्ट्स जो थे उन्होंने हमारे देश में जो डोमेस्टिक गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा था उनको रिप्लेस करना चालू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो हैं जिसमें पावर सप्लाई है वो हमारे देश में काफ़ी हद तक कम देखने को मिला, इनसफिशिएंट देखने को मिला। इन सब के कारण डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, हमारी इकोनॉमी जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इसका उतना बेहतर रीच नहीं मिला, उतना बेहतर इनका अप्रोच देखने को नहीं मिला इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। बिकॉज एक तो बहुत पॉलिसीज़ के अडॉप्शन से कंपटीशन बढ़ गया, इंपोर्ट को हमारे देश में फ्री कर देने से जो चीपर गुड्स थे वो हमारे देश में आने लग गए, जिससे कि हमारे देश में बन रही वस्तुएं जो कि कंपैरेटिवली महंगी होने के कारण डोमेस्टिकली उनका डिमांड घटना चालू हो गया। इतना ही नहीं, हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं वो उतने ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा काफ़ी स्लो रहा एंड ओवरऑल हमारी इकोनॉमी जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी थी, तो एलपीजी रिफॉर्म की प्रक्रिया के कारण डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में लाइक इंडिया में इस बात का एडवर्स इम्पैक्ट ये पड़ा कि हम उस कंपटीशन को compete कर पाने के कैपेबल नहीं हो पाए। हमारे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ बट बहुत ही स्लो रहा, बहुत ही लो लेवल में ग्रोथ हुआ,
जितने की हमें रिक्वायरमेंट थी हम उतना अपने देश में इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ नहीं कर पाए, और ये एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पे ड्यू टू द एलपीजी पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट हालांकि इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट पॉलिसी के तौर पे, और जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपने कंट्रोल में रखे हुए तमाम इंडस्ट्रीज़ को सोल्ड कर रहे थे, सेल कर रहे थे टू द प्राइवेट सेक्टर। इस प्रक्रिया में हुआ ये कि गवर्नमेंट ने अपनी कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू किया। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में हमने पढ़ा है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस जिसमें बेचा जा रहा है पब्लिक सेक्टर कंपनीज को टू द प्राइवेट सेक्टर, पार्शली और फुल्ली। इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जब अपने कंट्रोल की इंडस्ट्रीज को बेचना शुरू किया टू द प्राइवेट सेक्टर, तो इस प्रक्रिया में गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज इतनी लॉस में थी कि उनको इमीडिएट बेचना सरकार के लिए एक इम्पॉर्टेंट नीड हो गया था। एंड प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी में गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल की इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ गया, जिसके कारण उन इंडस्ट्रीज़ की जितनी भी वैल्यू थी, जो भी अमाउंट था उनका, वो उतना सरकार को मिल नहीं पाया जितना गवर्नमेंट को मिलना था, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और ये इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट को काफ़ी कम मिला, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक नुकसान ये भी उठाना पड़ा कि इंडस्ट्रीज़ का वैल्यू काफ़ी हद तक घट गया, और उसके कारण गवर्नमेंट को नुकसान उठाना पड़ गया। डिसइन्वेस्टमेंट इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज was not of much success because assets of public sector undertakings were undervalued and sold to the private sector। बहुत कम कीमत में प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज बेच दी गई। दिस क्रिएटेड सब्सटेंशियल लॉस टू द गवर्नमेंट, और इसने सरकार को घाटा सहने पर मजबूर कर दिया। 2010 से 11 में जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था 40,000 करोड़ का। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था 2010 to 11 में कि वो अपनी कंपनीज को बेचकर 40,000 करोड़ रुपए जो है वो डिसइन्वेस्ट करेगी, मतलब वापस अर्न करेगी। बट जब सरकार ने अपनी इंडस्ट्रीज को बेच दिया टू द प्राइवेट सेक्टर, तो उससे गवर्नमेंट को जो पैसे मिले वो मात्र मिले 22,850 करोड़। अब आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जितना टारगेट रखा था पैसा अर्न करने का, रिसीव करने का इंडस्ट्रीज़ को बेचकर, उनको उसका हाफ मिला, जिससे कि गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक लॉस उठाना पड़ा। और ये प्रक्रिया, मतलब ये डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया सरकार के हित में नहीं हुई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था ऑन द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल वो काफ़ी हद तक घट गया। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पर रिफॉर्म की प्रक्रिया का, जिससे गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट तो किया, पर जितना पैसा उनको अर्न करना था उसका बहुत ही कम, हाफ अमाउंट वो अर्न कर पाए अपनी कंपनीज को बेचने के बाद, जिससे कि गवर्नमेंट के पास एक तो पैसे भी कम आए, ऊपर से गवर्नमेंट का जो एसेट था उनकी कंपनीज के तौर पर वो भी हट गया या घट गया, जिससे कि गवर्नमेंट को डेवलपमेंटल प्रोसेस में फंड की कमी महसूस हुई। नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट इज ineffectiveness of fiscal
पॉलिसीज। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव इम्पोज्ड लिमिट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली इन सोशल सेक्टर। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया उसमें जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया गया। द टैक्स रिडक्शन वॉज डन टू कर्ब टैक्स इवर्जन and increase in government revenues, but this policy did not actually result in increase in tax revenue of the government. गवर्नमेंट ने के द्वारा जो भी फिस्कल पॉलिसीज अडॉप्ट करी गई, फिस्कल पॉलिसी मतलब होता है सरकार के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं उनको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो रिफॉर्म की प्रक्रिया में क्या किया गया? रिफॉर्म की प्रक्रिया में गवर्नमेंट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था उसमें चेंजेस किए गए। एक्सपेंडिचर में काफ़ी हद तक चेंजेस कर दिए गए, और चेंजेस किस तरह से? तो एक्सपेंडिचर को घटा दिया गया। पब्लिक एक्सपेंडिचर के कम कर देने से हुआ ये कि गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर भी घटा दिया और टैक्स रिडक्शन भी उन्होंने किया, जिससे हुआ ये कि उनका रेवेन्यू जो आ रहा था वो बढ़ा नहीं। उन्होंने एक्सपेंडिचर घटाया जिससे कि खर्चा कम हो गया, और जो खर्चा उनका बहुत ज़्यादा हो रहा था और रेवेन्यू कम आ रहा था, इस स्थिति को उनको ठीक करना था। उन्होंने एक्सपेंडिचर अपना कम कर दिया, बट उन्होंने टैक्सेस में भी काफ़ी हद तक बदलाव किए, चेंजेस करे, जिससे कि उनको टैक्स रेवेन्यू के तौर पे जो पैसे अर्न हो रहे थे, रिसीव हो रहे थे, वो भी रिसीव होने काफ़ी कम हो गए। इन सब का एक एडवर्स इम्पैक्ट गवर्नमेंट सेक्टर पर पड़ा। ठीक है, टैरिफ वगैरह में काफ़ी हद तक चेंजेस किए गए, कस्टम ड्यूटीज़ को काफ़ी हद तक बदल दिया गया ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ में। तो इस तरह के तमाम चेंजेस जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किए गए रिफॉर्म की प्रक्रिया के अंदर, उससे हुआ ये कि देश का एक्सपेंडिचर भी घट गया, सरकार के द्वारा किया जा रहा एक्सपेंडिचर भी घट गया, साथ ही साथ सरकार के द्वारा अर्न किए जाने वाला या रिसीव किए जाने वाला रेवेन्यू भी घट गया। और इस तरह से जो फिस्कल पॉलिसी बनाई गई वो हमारे देश में इनइफेक्टिव नज़र आई, उसकी प्रभावशीलता हमें एज सच कोई डेवलपमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव करती हुई नहीं दिखी, बल्कि वो इनइफेक्टिव रही कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी को बनाया भी लेकिन उससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा अर्थव्यवस्था में, बल्कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सामान्य ही स्तर पर बनी रही। तो ये एक फेलियर है, ये भी एक तरह का फेलियर है कि हमने रिफॉर्म किया, इतनी पॉलिसी अडॉप्ट करी, बट तमाम पॉलिसीज़ के अडॉप्शन का कोई रिजल्ट नहीं मिला। हमने पॉलिसी अडॉप्ट करा, खर्च किया, हमने मेहनत किया, बट उसका कोई रिजल्ट हम रिसीव नहीं कर पाए। तो ये एक फेलियर है डेफिनेटली, जिसको हम नेगेटिव इम्पैक्ट भी कहेंगे, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नेगेटिव इम्पैक्ट में increase in inequalities. Globalization is a strategy of the developed countries to expand their market in the other countries. Okay? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया, एंड इस पॉलिसी की मदद से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा rather than the डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इनका जो डेवलपमेंट हुआ वो ज़्यादा हुआ एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में आता है। इस स्थिति में इंडिया जैसी इकोनॉमी पर रिफॉर्म की प्रक्रिया का पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारे देश में लोगों के बीच में काफ़ी हद तक अंतर देखने को मिल गया। आर्थिक रूप से उनके बीच में इनइक्वालिटीज़ जनरेट हो गई, अमीर गरीब के बीच का अंतर हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ गया,
and thus the growth has been concentrated only in some selected areas in the service sector such as information technology, finance, travel, hospitality, etc., rather than the vital sector such as agriculture and industry. ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में जो आपके मॉडर्न सेक्टर थे, डेवलप्ड सेक्टर्स थे, उनका बेनिफिट ज़्यादा हुआ, जैसे कि आपके आईटी सेक्टर्स थे, कम्युनिकेशन रिलेटेड सेक्टर थे सर्विस सेक्टर में। और अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें या इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, तो इस तरह के क्षेत्र में हमें रिफॉर्म की प्रक्रिया का सिर्फ और सिर्फ एडवर्स इम्पैक्ट ही देखने को मिला, या हम कह सकते हैं कि उनमें हमें कोई खास अंतर नहीं देखने को मिला। और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट कंसिडर हम करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 का। तो इतने पॉइंट्स में हम एलपीजी पॉलिसीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट को फिनिश करते हुए इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो एलपीजी पॉलिसी अनडाउटेडली इंडियन इकोनॉमी एंड इनके डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्पफुल रहा। काफ़ी हद तक इसने हमारे फिस्कल और फाइनेंशियल क्राइसिस के सिचुएशंस को ठीक किया, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसने हमारे इकोनॉमी के जो पुअरेस्ट सेक्शंस हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं, उनकी स्थिति और भी ज़्यादा बदतर कर दी, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इस पॉलिसी का। इसी के साथ हम हमारे इस टॉपिक को यहाँ पे फिनिश करते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 के टॉपिक के फिनिश होने के साथ साथ हमारा ये जो यूनिट नंबर 6 था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, ये भी आज यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे नेक्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे। थैंक यू।